तक करेंगे ताकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो हो वो एक अच्छे लेवल पे तैयार हो सके, है ना। तो बस और कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में परम्यूटेशंस को यानी क्रमचय को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास में कॉम्बिनेशंस यानी संचयन के बारे में बात करेंगे। सो एवरीबॉडी गाइस, फटाफट क्लास को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ जितने भी कैडेट्स हैं सभी को जय हिंद। एंड नवीन अग्रवाल, देवव्रत दास, चिराग शर्मा एंड एनीबडी एल्स। चलिए, सो एवरीबॉडी, नक्कीरन गुड मॉर्निंग, नीरज ठाकुर एंड कार्तिक दरवाल, नवीन अग्रवाल, मनीष and Nikhil, Sudhanshu. Very good morning to all of you. Very good morning to all of you guys. Very good morning. तो आज का सेशन जो रहेगा वो हमारा कॉम्बिनेशंस के ऊपर रहेगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है कॉम्बिनेशंस, क्या होता है संचयन हिंदी में अगर कहें तो। लेट्स बिगिन, है ना, लेट्स बिगिन। सो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस क्या होता है सर, हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, हम लोग फिर देखेंगे कि एंड और के बीच में क्या फर्क होता है, क्या इसकी कंडीशंस होती है। हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि काफी जरूरी हैं, एंड फिर हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो जनरली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था और आप लोगों को डायरेक्ट आंसर भी करना है। सो आई एम वेरी गुड कार्तिक, आप कैसे हैं? आई होप आप लोगों की पढ़ाई में इंटरेस्ट, बहुत मजा आ रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत इतना ही मजा आ रहा होगा जितना आप लोगों को मैथमेटिक्स के सेशन में आ रहा है ना। तो चलिए, इसी के साथ सर प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर सर सिंगल टास्क है, अगर हमारे पास सिंगल टास्क है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क है तो हम लोगों ने क्या करना था बेटा, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना था। इफ वी हैव मल्टीपल टास्क देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। देन हम लोगों ने परम्यूटेशन और उसका फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। एनपीआर का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। एनपीआर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, मैंने कहा था सर दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरीके से कहा था, है ना। एंड दैट वाज द परम्यूटेशन फॉर्मूला। Then we have discussed about the restrictions in arrangement, जो में मैंने आपको क्या लिखवाया था restrictions में, आपको एक तो मैंने ग्रुपिज्म करवाया था जिसे हम लोगों ने गुटबंदी कहा था, एंड द सेकंड वन वाज आइडेंटिकल आइटम्स यानी समान वस्तुओं का, यहाँ पर मैंने आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन यानी कि रुकावटें मैंने बताई थी आपको। सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने परम्यूटेशन आपको बताया था कि सर सर्कुलर अरेंजमेंट का जो परम्यूटेशन होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशंस, वो मैंने आप लोगों को आता है कि होमवर्क में आप लोग इसे एक बार स्टडी करके देख सकते हैं। तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वर डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, दैट इज परम्यूटेशंस के अंदर, है ना। So everybody get ready for the new concept that is combination, and बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जनरली कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो अब इस बात को जरा आराम से समझिएगा, ठीक है। बेटा अलग कट ऑफ नहीं होता है, ओवरऑल ही होता है। बस आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना होता है क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यानी 120 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से स्कोर करना होता है इसमें, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा खेल जो है वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू हैव टू स्कोर वेरी वेल फॉर इन मैथमेटिक्स। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बीच में डिफरेंस को समझेंगे कि सर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के बीच में मेजर डिफरेंस अगर समझ में आए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखेंगे, परम्यूटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परम्यूटेशंस को हम लोग कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं बेटा, क्रमचय कहते हैं, क्रमचय, ठीक है। क्रम में सजाना, क्रम में सजाना मतलब किसी ऑर्डर में सजाना। वहीं पर सर कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन इज नोन एज संचयन। क्या कहा जाता है बेटा, संचयन कहा जाता है, यानी आप संचय करते हो, चीजों को इकट्ठा करते हो, कलेक्शन करते हो, कॉम्बिनेशन करते हो, ऐसा कुछ करते हो, है ना। So these are the Hindi meanings of permutations and combinations. But what is the difference between permutations and combinations? The basic difference between permutation says when we arrange things in orders. When we arrange
थिंग्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज करते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं सर, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड परम्यूटेशंस, वेयर एज when you select things, when you selection, ठीक है, when you select the things is called combination. सर एग्जांपल से अगर हम लोग समझना चाहे तो how do we how we are going to understand the situation. Suppose that we have four different objects A, B, C and D. हमारे पास चार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए बेटा। किसी शॉप में आप लोग जाते हैं जहां पर शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं और आपके सामने चार अलग अलग वो होते हैं। नाकिरन, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ क्रम चाय? क्रम चाय मतलब क्रम मीन्स ऑर्डर बेटा, क्रम मीन्स ऑर्डर, क्रम मीन्स ऑर्डर, ठीक है। एंड ऑर्डर में प्लेस करना, ऑर्डर में सजाना इज कॉल्ड क्रम चाय, ऑर्डर में सजाना इज मीन्स क्रम चाय, क्रम मीन्स ऑर्डर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना इज कॉल्ड क्रम चाय, दैट इज परम्यूटेशंस। ओके बच्चे, ठीक है। So now we are going to understand कि if we have four different items placed in a shop, ठीक है, हम किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान में चार अलग अलग आइटम्स मुझे दिखते हैं। Now I just want to buy two things. Now I just want to buy two things. Suppose आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप दो चीजें खरीदना चाहते हैं तो then you are just selecting the two things. So you can select either AB, you can select either AC, you can select either AD. तो आप A के साथ B खरीद सकते हैं, A के साथ C खरीद सकते हैं, A के साथ D खरीद सकते हैं, या फिर आप B के साथ C खरीद सकते हैं, B के साथ D खरीद सकते हैं, या फिर आप C के साथ D खरीद सकते हैं। क्या कोई और कॉम्बिनेशन आप लोगों को लगता है कि सर अगर मैं शॉप में जाता हूं तो मैं इनके अलावा और किसी तरीके से चीजों को खरीद सकता हूं? तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, है ना? यस और नो, यहां तक सभी को समझ में आता है कि दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, कि हम इतने अलग अलग तरीकों से हम चीजों को खरीद सकते हैं। हम ए बी खरीद सकते हैं, ए के साथ सी खरीद सकते हैं, ए के साथ डी खरीद सकते हैं, बी के साथ सी खरीद सकते हैं, बी के साथ डी खरीद सकते हैं, सी के साथ डी खरीद सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स जो कि आपने दुकान में खरीदा। लेकिन लेकिन अब इस सामान को अगर घर ले जाते हैं तो घर ले जाकर आप लोग इसे अरेंज करेंगे। आप अपने शेल्फ में कैसे रख सकते हैं? सपोज कीजिए बेटा, सपोज कीजिए दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट मी टेक अनदर पेन, दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, one pen is kept in the right hand side, ठीक है, and one pen is kept in the left hand side. तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इस वाले पेन को इस तरफ ला सकते हैं और इस वाले पेन को इस तरफ ला सकते हैं। वी कैन अरेंज दीज थिंग्स, ओके, वी कैन अरेंज दीज थिंग्स। तो अरेंज करने के लिए जब मैंने क्या किया सर, जब मैंने ए बी मार्केट में ए बी को खरीदा था, ठीक है, तो ए बी को खरीदा था तो ए बी को मैं अरेंज कर सकता था बी ए के फॉर्मेट में भी। यस, वी कैन अरेंज दिस एज। जब हमने AC को खरीदा था तो आपने A के साथ घर में AC रखा होगा तो आपने CA भी रखा होगा। फिर आपने AD को रखा था तो बेटा AD के साथ आप लोग DA की तरह भी प्लेस कर सकते हो। देन यू बॉट BC, तो BC को आप लोग कैसे रख सकते हो सर? CB के फॉर्मेट में रख सकते हो। और BD को अगर आप रखते हो तो BD इज कैन बी रिप्लेस्ड एज DB। एंड दिस इज CD, जब आपने खरीदा था तो बेटा CD को आप लोग DC के फॉर्मेट में रख सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट परम्यूटेशंस, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, दीज आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स बेटा, दीज आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें हम लोगों ने सिर्फ चुनाव किया बेटा, इसमें हम लोगों ने अरेंज भी किया, एक ऑर्डर में अरेंज किया। किसमें? एक ऑर्डर में अरेंज किया, ए बी बी ए बी सी सी ए, है ना? यहां तक किसी को कोई सवाल बचे? क्या इसमें सर BC बराबर CB होगा? यस आयुष अलावत जी, बिल्कुल बराबर होगा। क्योंकि सपोज करो आप शॉप में जाते हो, और आप एक एक चॉकलेट का पैकेट खरीदते हो और एक आप जैम का जार खरीदते हो, जैम का जार खरीदते हो। तो आपने चॉकलेट पहले खरीदा या जैम पहले खरीदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बिल जो देना पड़ेगा ना, वो चॉकलेट और जैम दोनों का देना पड़ेगा। तो जस्ट आपको बिल सिलेक्शन का देना होगा कि आपने कौन सी चीजें खरीदी हैं। लेकिन घर जाके आप फ्रिज में पहले जैम की शीशी रखते हो या फिर आप पहले चॉकलेट का पैकेट रखते हो, दैट मैटर्स इन द केस ऑफ अरेंजमेंट्स, कि आप उसे किस ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशंस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज मोर डिफिकल्ट दैन द कॉम्बिनेशंस कॉन्सेप्ट। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा, जल्दी।
I'm still waiting. Cool है guys, everybody clear, everybody clear, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने मेजर डिफरेंस को भी जानना शुरू किया कि सर पहले सिलेक्शन होता है। ध्यान से सुनिए बेटा, पहले हमने चीजों को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी कि अगर मैं पहले सिलेक्शन करता हूं फिर उसे अरेंज करता हूं, सिलेक्शन को अरेंज करता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास परम्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। यस बेटा बिल्कुल ध्रुव त्यागी, देखिए मैं वही बात लिख रहा था, वही बात मैं लिख रहा था कि पहले हम सिलेक्शन करते हैं फिर हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, परम्यूटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, परम्यूटेशन आ जाता है। ध्रुव त्यागी सुपर बेटा, सिक्सर लगाया आपने इस कॉन्सेप्ट में कि सर पहले हम सिलेक्शन करते हैं यानी पहले हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम चीजों को खरीदते हैं, देन उसके बाद अरेंज करते हैं एंड देन आफ्टर अरेंजमेंट वी गेट द रिजल्ट ऑफ परम्यूटेशंस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है सर, सिलेक्शन। आप पहली चीज क्या होती है, दैट इज फर्स्ट इज selection. First we select the things, then we arrange the things and we get the permutation of the and different things. Okay, तो ये major difference आपको समझना है। तो यहीं से हम कहते हैं कि सर अगर मैं पहले n आइटम्स अवेलेबल हैं, इस चीज को ऐसे समझिएगा बेटा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज दैट n इज द नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल, नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल। मान लीजिए बेटा आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, आप सुपरमार्केट में तो हजारों चीजें रखी हुई है ना शॉप में, हजारों मतलब इतनी चीजें हैं कि आप शायद उसे एक बार में खरीद भी ना सके, इतने पैसे ही ना हो, है ना। तो यहां पर हमारे पास आर क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स टेकन, आप लोगों ने कितना सामान खरीदा, आप लोगों ने कितना सामान चुना या कितना सामान खरीदा, दैट इज आर द नंबर ऑफ आइटम्स टेकन। एंड इन दैट सेम केस अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर एनसीआर। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनसीआर फॉर्मूला। एनसीआर इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन बेटा, जब आप सिलेक्शन करते हो तो एनसीआर होता है। नाउ यू हैव सिलेक्टेड आर आइटम्स, यू हैव सिलेक्टेड आर आइटम्स, तो आर आइटम्स को अरेंज करने के लिए वी हैव हाउ मेनी डिफरेंट वेज बेटा, वी हैव आर फैक्टोरियल डिफरेंट वेज टू अरेंज आर आइटम्स। आर आइटम्स को अरेंज करने के लिए वी हैव आर फैक्टोरियल वेज। तो हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाता है बेटा, एनपीआर बन जाता है। एंड दिस इज द सुपर रिजल्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कॉन्सेप्ट में हम लोग काफी जगह पर यूज करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट एनपीआर नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो पहले सर सिलेक्शन करूंगा और उसके बाद उसका अरेंजमेंट कर दूंगा एंड वी विल गेट आर रिजल्ट, है ना। यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार थम्स अप लगा देंगे गाइस। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनसीआर, डोंट वरी अबाउट दैट कि सर एनसीआर क्या है, एनसीआर कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेरी गुड, एवरीबॉडी इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ सर अब हम लोग एनसीआर की बात करते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा, एनसीआर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। व्हाट इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ओके, सो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बेटा ये बहुत सारे इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको कुछ कुछ करके धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं सर व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एनसीआर फॉर्मूला। तो लिख लेंगे बेटा, जैसे हम लोगों को एनपीआर का फॉर्मूला होता है, लाइक दिस इज एनसीआर फॉर्मूला, सो दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n minus r factorial into r factorial. This is the formula for NCR. Whereas you all know that कि सर NPR का फॉर्मूला क्या था, NPR का फॉर्मूला was n factorial upon में n minus r factorial, that was the formula for NPR. So as similar, मैंने आपको अभी अभी क्या लिखवाया कि अगर मैंने इसमें r factorial मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, you will get से कि ये r factorial will cancel out this r factorial and ये आपका NPR के बराबर हो जाएगा। तो yes, अब हमें ना ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट तो है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट वी जनरली डोंट यूज दिस फॉर्मूला। पहले मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना यूज करना मैं सिखा देता हूं कि हाउ डू वी यूज दिस फॉर्मूला। Suppose that we are going to calculate 10C3. Suppose that we are going to calculate the 10C3 value. So according to this formula, ऊपर आप लोगों को 10 फैक्टोरियल लिखना होगा, नीचे आप लोगों को 10 minus 3 that is 7 फैक्टोरियल लिखना होगा, और यहाँ पर आपको 3 फैक्टोरियल लिखना होगा। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, है ना।
तो आप लोग जैसा कि जानते हैं सर 10 फैक्टोरियल को कैन बी रिटन एज 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल and divided by 7 factorial into 3 factorial. So you will say that is a 7 factorial will cancel out 7 factorial and 3 factorial will have a value of 3 into 2 into 1. So I'm just going to write this as 3 into 2 into 1. So you will calculate sir 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा. So your answer will be 120. क्या ये आप लोगों को काफी लेंथी कैलकुलेशन लग रहा है, हाँ या नहीं? फटाफट बताइए. इज दिस अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन इन केस ऑफ 10C3 कैलकुलेशन करने में? है ना, लग रहा है ना कि काफी कैलकुलेटिव है सर, बहुत मुश्किल लग रहा है इसे कैलकुलेट करने में. मुश्किल लग रहा है, डेफिनेटली मुश्किल लग रहा है. तो अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं जब कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं तो आई हैव अ सुपर ट्रिक. अगेन आई हैव अ सुपर ट्रिक. वो सुपर ट्रिक क्या है बेटा? इस सुपर ट्रिक को देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो. जैसे मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन के लिए एक सुपर ट्रिक दी थी, उसी तरीके से मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन के लिए भी एक सुपर ट्रिक दे रहा हूं. Suppose sir we want to expand the value of 10C3. Suppose that we want to expand the value of 10C4. Suppose that we want to expand the value of 10C5. Now sir इसी के साथ साथ suppose that we want to expand the value of 10C6. ध्यान से सुनिएगा बेटा. Suppose that we want to expand the value of 10C6. Suppose that we want to expand the value of 10C7 and suppose all these value we are going to expand. तो थोड़ा सा spacious इसको लिख लेते हैं. This is 10C6 and this is 10C7. So इस ट्रिक के ऊपर काम करेंगे बेटा, ठीक है, ट्रिक के ऊपर काम करेंगे. ट्रिक को ध्यान से समझेंगे. What we are going to do in this case. So here are two numbers. One is 10. Here is 3. There are two numbers. तो आपको क्या करना है बेटा? आपको इस 10 को 3 बार खोलना है, यानी 10 into 9 into 8 करना है. और आपको नीचे वाला नंबर भी बेटा पूरा एक्सपैंड कर देना है. तो दिस विल बी योर सुपर ट्रिक टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड यू विल कैलकुलेट. तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 120 मिलेगा. लिख के रख लो. 10C4 में सर एक नंबर आपके पास 10 है, एक नंबर आपके पास 4 है. सो यू आर गोइंग टू एक्सपैंड द 10 अप टू 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स तक आप लोग एक्सपैंड करेंगे और 4 को आप कंप्लीटली एक्सपैंड कर देंगे. तो 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा. सो 4 2 8 कैंसिल हो गया, 3 7 जा यहाँ पर 210 हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द नंबर बेटा? 210 हो जाएगा. दिस इज द डायरेक्ट ट्रिक टू एक्सपैंड द एनसीआर फॉर्मूला. 10C5 करना चाहेंगे तो सर 10 और 5 हमें दिया हुआ है, तो 10 को हम लोग 5 टाइम्स एक्सपैंड करेंगे बेटा. 10 into 9 into 8 into 7 into 6 एंड डिवाइडेड बाय मैं 5 को पूरा एक्सपेंशन कर दूंगा तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा. सो 4 2 जा 8 कट जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा. और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 7 6 जा 42, 42 एंड 6, 42 into 6 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 into 6 कर देंगे तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 252 हो जाएगा. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 252 हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन. अब यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं पहले बेटा, फिर हम लोग 10C6 और 10C7 के बारे में बात करेंगे. एवरीबॉडी गाइस, एवरीबॉडी. है ना, इतना हो गया. अब बेटा एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि सर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 10C6 हो रहा है तो 6 इज अ ह्यूज नंबर. नाउ एक्सपेंशन विल बी अ ह्यूज वैल्यू. ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद रखनी है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड दैट प्रॉपर्टी सेज कि सर NCR की वैल्यू जो होती है वो NCN माइनस R के बराबर होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वी generally use this property in binomial theorem, in combination problems, in probabilities. बहुत जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो we say that कि सर 10C6 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10C4 के बराबर होगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 10C6 जो होगा 10C4 के बराबर होगा और 10C7 जो होगा बेटा वो 10C3 के बराबर होगा. So according to this 10C4 gets a value of 210 and 10C3 gets a value of 120. In this way we calculate these larger value combinations. ठीक है, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आनी होती हैं, उन कॉम्बिनेशंस को हम लोग इस प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करके आंसर निकाल देते हैं. एवरीबॉडी क्लियर?
अगर इसी चीज को मैं प्रैक्टिस में आप लोगों के लाना चाहूं तो आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C8। 10C8 कौन से कॉम्बिनेशन के बराबर होगा? एनीबडी कोई आंसर कर सकता है कि 10C8 कौन से कॉम्बिनेशन के इक्वल वैल्यू रखता होगा? इसी तरीके से 15C12 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन के इक्वल वैल्यू रखता होगा? इसी तरीके से अगर मैं 20C17 लिखता हूं तो ये कौन से कॉम्बिनेशन के इक्वल वैल्यू रखता होगा? एवरीबॉडी आंसर, एवरीबॉडी। वेरी गुड ध्रुव त्यागी, वेरी गुड। दीपांशु यादव, यस। रोहित, यस, वेरी गुड। इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम चलें तो 10C8 विल बी इक्वल टू सर 10C2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये हमारा बेटा 15C3 के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, 15C3 के इक्वल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 20C3 के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दीज कॉम्बिनेशंस। लाइक सर 10 को 2 बार खोलूंगा यानी 10 इंटू 9 हो जाएगा और 2 को पूरा खोल दूंगा, सो वी विल हैव 45 बच्चे। 15C3 करूंगा तो सर 15 को मैं 3 बार खोलूंगा, 15 इंटू 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट इजीली। 20C3 को 3 बार खोलूंगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड अगेन यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। ठीक है। सर इसमें आर की वैल्यू एन से बड़ी तो नहीं हो सकती ना? नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पर ये मैंने लिखा था आयुष अलावत जी, मैंने कहा था किसी शॉप में आप जाते हैं, मान लीजिए आप सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल, यानी उस दुकान में जितना भी सामान होता है आप उससे ज्यादा सामान थोड़ी ना खरीद सकते हो। आपने दुकान के अंदर जितना भी सामान अवेलेबल है उससे ज्यादा सामान थोड़ी ना खरीद सकते हो। तो आर की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन होता है बेटा, या तो बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा ही रहेगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर बेटा? यहां तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस को डील करना सीख लिया है ना? कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने डील करना सीख लिया तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली बेटा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस के फॉर्मूले में। ठीक है, तो एवरीबॉडी किसी को कोई भी सवाल आपके मन में अगर यहाँ तक आ रहा है तो प्लीज पूछ सकते हैं बच्चे। मैं इसके बाद फिर सीधा मेजर कॉन्सेप्ट्स में चलूंगा ताकि हमारा डिस्कशन और बढ़िया लेवल पे हो सके। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया है। स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछना है ना? चलिए बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई। जनता, एनडीए वाली जनता ना मुझे पसंद है क्योंकि वो एक बार में ना दिमाग तेज होता है, जल्दी समझ जाती है, और एनडीए के लिए तैयार कर रहे हो तो बेटा दिमाग तो तेज होना ही चाहिए। यस आयुष अलावत जी, अगर अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ 20C20 किसके बराबर? 20C20 अगर मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो आप बोलेंगे सर 20C20 यानी 20C0 के बराबर होगा। एज यू नो दैट कि सर 20 को 0 टाइम खोलने का मतलब क्या ही खोलूं सर, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है ना सर? 1 होती है, यानी कि इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 20C20 एंड 20C0 इज 1 हो जाता है। ये अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल अगर पूछे जाते तो अच्छी बात है। चलिए बहुत खूब। ओके, तो सर अब हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है सर? कॉम्बिनेशन आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन आर नंबर ऑफ थिंग्स आर सिलेक्टेड, सिलेक्टेड माने चोजन, जब आप चुनते हैं, संचयन करते हैं, आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग में से जब आप चुनते हैं तो हमारे पास जो अलग अलग तरीके होते हैं चुनाव करने के, वो एनसीआर के बराबर होते हैं। एंड दैट फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल फॉर्मेट, जहां पर हम लोगों ने ट्रिक भी देख लिया, फॉर्मूले को भी लगाकर देख लिया। फॉर्मूला तो निहायत ही थोड़ा लंबा सा लग रहा है, कैलकुलेटिव सा लग रहा है, लेकिन उसके लिए जो मैंने सुपर ट्रिक दी है बेटा, यूज दैट सुपर ट्रिक एवरी टाइम, ईच टाइम व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करें और सॉल्व करें। ठीक है बच्चे? चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग फटाफट से आंसर करना चाहें तो आंसर कर देंगे बेटा। 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। एवरीबडी गाइस, एवरीबडी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का।
चलिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक खिलौने की दुकान में बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, फ्लैश और ग्रीन लालटेन के 6 अलग अलग खिलौने हैं। दुकान में 6 अलग खिलौने हैं। पिता अपने बच्चे को उनमें से केवल 2 खिलौनों का चयन करने की अनुमति देता है, तो बच्चा कितने अलग अलग चयन कर सकता है? बच्चा कितने अलग अलग चयन कर सकता है? सर एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी दुकान में 6 अलग अलग खिलौने हैं। बच्चा जो एक बार में सिर्फ 2 ही खिलौने खरीद सकता है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? मेरा आंसर हो जाएगा 6C2 हो जाएगा। 6C2 को खोलेंगे तो सर 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी नीचे वाले नंबर को पूरा एक्सपैंड कर देंगे तो 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 15। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? कार्तिक धड़वाल, मयंक, देवव्रत दास, आयुष अलावत, मनीष श्रीवास्तव, मनवेंद्र सिंह, विवेक ठाकुर, सुधांशु एंड प्रवीण ढाकरे। तो बच्चे आप लोगों का आंसर यहाँ पर गलत आया है। आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग एक तरफ से थम्स अप दे सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया है तो सर अगले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया जाए। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा गिवन टाइम पे सही जवाब दे पाता है। इसके लिए मैं 45 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोचने में शायद से आपको समय लग जाए, वरना इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर खत्म किया जा सकता है, ओनली विद इन 5 सेकंड्स। So mostly students are giving wrong answers. Very bad news for students guys. मोस्टली स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया है। बहुत ही कम बच्चों ने सही जवाब दिया है और उनका परसेंटेज और भी कम होता जा रहा है क्योंकि जनरली गलत जवाब दे रहे हैं। बेटा हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं सर? टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 13 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? 13 सब्जेक्ट्स हैं। 13 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास टोटल। किसी कोर्स के लिए 13 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें उसमें बोल दिया गया सर 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो कितने हैं सर? 5 सब्जेक्ट हैं। ये तो लेने ही लेने हैं, लेने ही लेने हैं, तो सर इसमें तो कोई चुनाव का ऑप्शन ही नहीं बनता। इनको चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ये तो चुनने ही पड़ेंगे, आपको चुनने ही पड़ेंगे, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसको करने के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आपको टोटल फॉर्मेट में बेटा 8 सब्जेक्ट लेने थे। टोटल फॉर्मेट में आपको पूरा प्रोग्राम करने के लिए, जैसे मान लीजिए बीएससी करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 8 सब्जेक्ट लेने थे। तो 5 सब्जेक्ट तो आप ले ही चुके हैं बेटा, 5 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने थे। तो इसका मतलब आपको कितने सब्जेक्ट और लेने थे बेटा? 3 सब्जेक्ट लेने थे। ये तो आपका कंपलसरी था ना, ये तो आपको कोई चॉइस ही नहीं थी, ये आपके पास कंपलसरी थी। चॉइस कहाँ मिली बेटा? आपको 3 सब्जेक्ट्स की चॉइस मिली। अगर 3 सब्जेक्ट्स की चॉइस मिली तो 13 में से 5 सब्जेक्ट बेटा, 13 में से 5 सब्जेक्ट आपने ले लिए थे। आपको लेने कितने थे? 8 लेने थे, ठीक है? तो 3 सब्जेक्ट और बचे बेटा। सॉरी, 8 सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिलती है, मैं 3 लिख रहा हूँ। 8 सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिलती है। आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो आपको कितने सब्जेक्ट्स और लेने थे बेटा? आपको कितने सब्जेक्ट्स और लेने थे? आपको 3 सब्जेक्ट्स और लेने थे, जो कि आपके क्या होते हैं बेटा? 3 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट और करने थे, ताकि आप कितने सब्जेक्ट्स बना दे बेटा? टोटल आपका 8 हो जाए। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए 8C3 होना चाहिए। चॉइस वाले सब्जेक्ट्स कितने हैं सर? 8 सब्जेक्ट हैं, आपको 3 और सब्जेक्ट चाहिए थे, तो मेरा आंसर 8C3 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, इक्वल जरूर होगा, लेकिन आपका जो सही जवाब होना चाहिए निखिल कुमार, 8C3 और 8C5 दोनों होने के बावजूद आपका सही जवाब जो होना चाहिए वो 8C3 होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? 8C3 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। मैं क्या इसे एक बार और अच्छे से समझाऊं? यहाँ पर ध्यान से सुनिए बेटा, फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन रह गया हो। वी हैव टोटल 13 सब्जेक्ट्स, वी हैव टोटल 13 सब्जेक्ट्स। इन 13 सब्जेक्ट्स में बेटा 5 आपके कंपलसरी थे, 5 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी थे, और 8 सब्जेक्ट्स में चॉइस थी बेटा, 8 सब्जेक्ट्स में चॉइस थी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके कैसे थे? कंपलसरी थे, लेने ही लेने थे बेटा, कंपलसरी लेने ही लेना था। इनमें क्या था बेटा? आप लोगों के पास चॉइस थी।
आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स लेने थे सर? 5 सब्जेक्ट, सॉरी आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स लेने थे? 8 सब्जेक्ट्स लेने थे बेटा। कितने? 8 सब्जेक्ट्स आपको पूरा कोर्स लेना था, जिसमें से 5 तो आप ले चुके थे। अगर आप 5 ले चुके थे तो आपको 3 सब्जेक्ट और लेने थे जो कि चॉइस में थे, तो 3 सब्जेक्ट आप लोग चॉइस से लेते तो मेरा आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए था बेटा? 8C3 होना चाहिए था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई सवाल? क्योंकि स्पेसिफिकली अगर कहें तो 8C3 शुड बी द राइट आंसर, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली 8C3 शुड बी द राइट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे चल रहे हैं सर, आगे चल रहे हैं कंडीशन ऑफ एंड और। बेटा एंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में एंड को और कहा जाता है, औरत वाला और, ठीक है। और ये जो अंग्रेजी में जो और होता है, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? या। तो हम लोगों को बेटा ये समझना है कि जब भी हम लोग एंड यूज करते हैं, जब भी हम लोग एंड यूज करते हैं तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। साधारण तौर पे बोलूं तो जब भी आप लोग एंड या फिर इस हिंदी में और का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हम लोग और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं बेटा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी साधारण तौर पे अगर मैं अंग्रेजी वाला और या फिर हिंदी में या को इस्तेमाल करूंगा तो मैं प्लस करूंगा, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि ताड़ा क्या होगा, है ताड़ा, ताड़ा क्या होता है? TADHA, ये क्या होता है बेटा? तथा क्या चीज होती है बेटा? क्या चीज पूछ रहे हैं नीरज ठाकुर? ये होता क्या है? THDHA क्या होता है? TADHA होता क्या है बच्चे? ये होता क्या है? ये मुझे पहले ये तो बताइए, ये होता क्या है? ये क्या होता है? आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? तथा, तथा की बात कर रहे हैं? क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? फटाफट बताइए। तथा, यस बेटा। तथा को हम लोग हिंदी में दूसरे आसान शब्दों में और कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? और कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, यही होता है, ठीक है। तथा, तथा का मतलब और होता है ना, ये और होता है। यानी कि सर अगर मैं एंड की बात कर रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तथा का मतलब वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हिंदी में चले गए, बट कोई बात नहीं, बात अच्छी थी, समझदारी वाली थी। तथा का मतलब और ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा। और अथवा, अगर मैं ये लिखूं अथवा, अथवा लिखूं तो अथवा का मतलब बेटा और होता है। कौन सा और होता है? अथवा का मतलब यार होता है, या, ठीक है। अथवा अगर आप लोगों को देखना पड़े तो अथवा का मतलब और हो जाएगा। तथा का मतलब जो होगा वो हिंदी वाला और हो जाएगा। खुश, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ सर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगर इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। 45 सेकेंड्स ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो एवरीबॉडी गिव योर राइट आंसर्स। एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल पूछे गए हैं, तो आप हर एक ऑप्शन में देख सकते हैं कि 2 सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, 2 सेट ऑफ आंसर्स हैं। सो एवरीबॉडी कीप ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेटा फोकस, चील की नजर होनी चाहिए ऑप्शंस में, चील की नजर, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ सही जवाब पे आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने कहा सर जहां पर हमें एंड शब्द दिखाई देगा उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर हमें और शब्द दिखाई देगा वहां पर हम लोग प्लस करेंगे। तो हमें 20 आदमी दिए गए थे बेटा और 15 औरतें दी गई थी। तो 20 आदमी और 15 औरतें, 20 आदमी और 15 औरतें में से मुझे 2 आदमी और 3 औरतें चुननी थी। तो 2 आदमी एंड 3 औरतें अगर मुझे सिलेक्ट करनी थी तो इसका आंसर हो जाता सर 20C2, इसका आंसर हो जाता सर 15C3,
एंड दिखाई दिया तो सर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेरे पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फिर मैं सेकंड वाले में आता हूं बेटा। सेकंड वाले में आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि सर 20 आदमी और 15 औरतें तो अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसमें 3 आदमी और 4 औरतें सिलेक्ट करने थे, 3 आदमी और 4 औरतें, या फिर यहाँ पे और लिखा हुआ बेटा, ठीक है, यहाँ पर और लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, यस 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 यस, थोड़ा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा थर्ड एंड फोर्थ जो है वो गलत हो गया है, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था। इस ऑप्शन में यहाँ प्लस और वहां मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो देख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 20C3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15C4 हो जाएगा। क्योंकि मुझे और शब्द दिखाई दे रहा है तो बेटा मैं प्लस करूंगा, और प्लस करूंगा तो सर ये वाला आंसर खत्म हो जाएगा, ये वाला आंसर भी खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, एवरीबॉडी क्लियर, किसी को कोई सवाल? वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर है, थोड़ा सा महंगा सवाल है बेटा, थोड़ा सा महंगा सवाल है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि सर एक प्रश्न पत्र में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, जिनमें 5-5 क्वेश्चन दोनों में है। 5-5 क्वेश्चन, सेक्शन ए में भी 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे को पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन लगाने हैं, यदि एक बच्चे को पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन लगाने हैं, और वो एक सेक्शन में कम से कम एक क्वेश्चन उसको लगाना पड़ेगा, कम से कम एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो बताइए कितने अलग अलग तरीकों से वो क्वेश्चन पेपर में 5 सवालों को लगा सकता है। बेहतरीन सवाल, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, लेकिन आसान बहुत है, ये बात मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा। यहाँ बेटा हिंदी में 5 नहीं लिखे हैं, टोटल 10 प्रश्न हैं, 5 हैं। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 10 नहीं है, 5 प्रश्न है, और उसे 5 प्रश्न ही लगाने हैं, ठीक है। दोनों सेक्शन में 5 प्रश्न हैं और उसे 5 लगाने हैं, 10 नहीं है बेटा, यहाँ पे गलती लिखी हुई है, ठीक है, 10 लिखा हुआ है। टोटल में 5-5 दोनों सेक्शन में, टोटल में 10 प्रश्न है उसके पास, ठीक है बेटा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर, ज्यादातर स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पर गलत आ रहे हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखते हैं। सर देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सर सेक्शन ए में कितने सवाल है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है। सर सेक्शन बी में कितने सवाल है, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है। अब उसने बोला कि टोटल कितने सवाल सॉल्व करने हैं, सर टोटल हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन उसे हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा कम से कम। तो ऐसा हो सकता है कि सर केस वन देखिएगा बेटा, वो सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन कर ले और इधर से 4 क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल सर। केस 2 ऐसे हो सकता है कि सर वो इधर से 2 क्वेश्चन कर ले और इधर से बेटा 3 क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल सर। केस 3 ऐसे हो सकता है बेटा, केस 3 समझना है इस चीज को, करना नहीं है ऐसे, लिखना नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करना है कि इधर से वो 3 क्वेश्चन कर ले और इधर से वो 2 क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल सर ऐसे भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। केस 4 में क्या कर सकता है वो, सर केस 4 में ऐसा कर सकता है कि वो 4 क्वेश्चन इधर से कर ले और एक क्वेश्चन इधर से कर ले, ऐसा कर सकता है, हाँ जी सर ऐसा कर सकता है। तो इन चारों केसेस में से करेगा तो वो किसी एक तरीके से ही ना, तो या तो केस 1 और, या तो केस 1-2 और, या तो केस 3 के साथ और लगेगा। इनके साथ बेटा क्या लगेगा कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से कर ले एंड 4 क्वेश्चन इधर से कर ले, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, ऐसे करके एंड की कंडीशन यहाँ पर लगेगी और केसेस में और की कंडीशन लग रही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाई 5C4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 5C2 मल्टीप्लाई 5C3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5C3 मल्टीप्लाई 5C2 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 5C4 मल्टीप्लाई 5C1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पंजे 25, इसका आंसर हो जाएगा 5C2 यानी 5 4 20 बाई 2 करेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी 100 आएगा और इसका आंसर भी 25 आएगा। इन सभी वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा सर, और की कंडीशन की वजह से इन सभी वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी 25 प्लस 100 प्लस 100
प्लस 25 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 100 250 आ जाएगा। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए किसी को कोई सवाल यहाँ तक? कंप्लीटली एक्सप्लेन किया बेटा, कंप्लीटली इतने बेटर तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे डाउट बताइए। इसे रिपीट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज में आपका सवाल रह जाता है। है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छे लेवल पे चल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? तो हमने कहा सर अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन में। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक को थोड़ा आराम आराम से समझते हुए चलते हैं। हालांकि ये मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन हाँ हमारे पास टाइम है तो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सर पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि NC0 और NCN बराबर होते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था कि सर अगर आप 10C0 निकालें तो वो 10C10 के बराबर होगा, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? सर 1 के बराबर होगी। चाहे आप फॉर्मूले से एक्सपैंड करके देख लीजिए, ये सिंपल है। यहाँ पर ये कहता है कि सर 10C1 जो होगा वो 10C9 के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? हमेशा 10 के बराबर होगी। चाहे तो आप इसे 20 के लिए कर लीजिए बेटा, 20C1 जो होगा वो 20C19 के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा, यानी n के ही बराबर होगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी जो आपसे कहना चाहता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था कि सर NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की। ये बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा होना चाहिए था PNR इज इक्वल्स टू R फैक्टोरियल ऑफ NCR होना चाहिए। क्या होना चाहिए? NCR होना चाहिए। यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं रीराइट करूं तो बेटा यहाँ पर R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था। R फैक्टोरियल क्या होना चाहिए था? सर डिवाइड में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? R फैक्टोरियल यहाँ पे डिवीजन में होना चाहिए। यानी कि मैं इस R फैक्टोरियल को काट के, यहां से काट के बेटा इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। R फैक्टोरियल इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। ये गलती से मैंने जल्दबाजी में ऐसा टाइप कर दिया होगा मैंने, है ना? ये फॉर्मूला गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। NCR में R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने का है। अब ये वाली प्रॉपर्टी को देखना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस फोर्थ वन प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये कहता है बेटा पास्कल ट्राइंगल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो इसे देख लीजिए, ठीक है? और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पास्कल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, आप लोग यहाँ पर 1 लिखते हो, उसके बाद दोनों तरफ 1 लिखते हो, उसके बाद फिर से दोनों तरफ 1 लिखते हो, उसके बाद दोनों तरफ फिर से 1 लिखते हो, फिर से आप लोग दोनों तरफ 1 लिखते हो, फिर से आप लोग दोनों तरफ 1 लिखते हो, फिर से आप लोग दोनों तरफ 1 लिखते हो। ऐसे करके लिखते जाते हो जब तक आपका मन नहीं भर जाता है। अब मन जिसका जितना देर में भरे, है ना? अब आपको करना है क्या? आराम से सीखिए बेटा। आपको क्या करना है? आपको इन दोनों नंबर्स का जो सम है ना, इन दोनों नंबर्स का जो योग है, इन दोनों नंबर्स का योग आपको ठीक इन दोनों के बीच में लिखना है, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में लिखना है इन दोनों नंबर्स का सम। फिर सर इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा आपको कहाँ लिखना है? सर ठीक इनके बीच में लिखना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। और फिर इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा इनके बीच में लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बेटा? 3। फिर इन दोनों नंबर्स का सम जो होगा इन दोनों के बीच में लिखना है बेटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। इन दोनों नंबर का जो सम होगा बेटा वो क्या लिखा जाएगा? 6 बीच में लिखा जाएगा। फिर इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो क्या लिखा जाएगा बेटा? यहाँ पर लिखा जाएगा 4। फिर इसी तरीके से सर यहाँ पर आप लोग 5 लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, एंड सो ऑन। अगर ये चलता रहेगा तो बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल का त्रिभुज कहते हैं। ये बनाना सभी को आ गया तो एक बार थम्स अप दीजिए बच्चे, एक बार थम्स अप दीजिए अगर ये बनाना सभी को आ गया है। किसी को कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना? क्लियर है बेटा? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
अब मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्लेन अगेन। बेटा एडिशन करके लिखना है, एडिशन करके लिखना है, ध्यान से देख लो बेटा। 1 और 1 का एडिशन जो होगा वो 2 लिख देंगे, 1 और 2 का एडिशन 3 लिख देंगे, 2 और 1 का एडिशन 3 लिख देंगे, 1 और 3 का एडिशन, 3 और 3 का एडिशन, 4 और 3 और 1 का एडिशन, 1 और 4 का एडिशन, 4 और 6 का एडिशन, 6 और 4 का एडिशन, 4 और 1 का एडिशन, 1 और 5 का एडिशन, 5 और 10 का एडिशन, 10 और 10 का एडिशन, 10 और 5 का एडिशन, 5 और 1 का एडिशन। एडिशन कर रहे हैं, बस सिंपल सा एडिशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी सवाल अब आए तो पूछना है कि सर ये एक पूरा नंबर का सीक्वेंस चल रहा है बेटा, एक पूरे नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, ये एक ऐसे नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक सीक्वेंस दिख रहा है, इसी के साथ सर ये भी तो एक सीक्वेंस दिख रहा है। नहीं बेटा, एक के बदले दो नहीं लिख सकते हैं, एक के बदले एक ही लिखना होगा, है ना, एक के बदले एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर सर इस तरीके से, ये एक और नंबर का सीक्वेंस आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो इस पैटर्न को देखो यहाँ पर चलते हुए कि सर ये हमारे पास नंबर सीक्वेंसेस आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कमाल की चीज बताता हूँ, पहले पास्कल ट्रायंगल को पहचान लो बच्चे, पहले पास्कल ट्रायंगल को पहचान लो। यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस चल रहा है ना बेटा, ये सीक्वेंस जो है, ये स्पेसिफिकली बताऊं तो ये 6CR की सीक्वेंस है, ये 5CR की सीक्वेंस है, ये 4CR की सीक्वेंस है, ये 3CR की सीक्वेंस है, ये 2CR की सीक्वेंस है, ये 1CR की सीक्वेंस है, और ये 0CR की सीक्वेंस है बेटा। ये सीक्वेंसेस आपको पास्कल ट्रायंगल में इनकी मिलती है। कैसे सर? साबित करके दो, साबित करके दे तो बेटा एक काम करते हैं हम लोग, 6C0 निकालते हैं। 6C0 कितना होता है? 1 होता है। 6C1 कितना होता है सर? 6 होता है। 6C2 कितना होता है सर? 15 होता है। 6C3 कितना होता है सर? 6C3 20 होता है। 6C4 कितना होता है सर? 6C4 62 के बराबर होगा। 6C5 कितना होता है सर? 6C5 हमारा 6C1 6 के बराबर होगा, और 6C0 किसके बराबर? 6C6 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आपके पास नंबर सीक्वेंस कितना आया बेटा? 1 आया, 6 आया, 15 आया, 20 आया, 15 आया, 6 आया, 1 आया। यानी ये जो पूरा सीक्वेंस आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए बेटा, 1 आया, 6 आया, 15 आया, 20 आया, 15 आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया। यानी सर जो 6 का जो कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन होगा सभी कॉम्बिनेशंस का, वो मुझे पास्कल ट्रायंगल में यहाँ पर दिख रहा है। तो लॉजिकली सर ये वाली वैल्यू क्या होगी? 5C0 होगी, ये वाली वैल्यू 5C1 होगी, ये 5C2 होगी, ये 5C3 होगी, ये 5C4 होगी, ये 5C5 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई सवाल बच्चे? पास्कल ट्रायंगल की बात समझ में आएगी? पास्कल ट्रायंगल आपसे क्या बोलना चाहता है? ठीक है बेटा, अब हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने वाले थे वो पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के नाम से फेमस है। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के नाम से फेमस है। कैसे सर? फिर से एक बार समझते हैं इसको ना, एक बार और क्लीन डायग्राम बनाकर, मैं डायरेक्ट इसको डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ कि सर पास्कल ट्रायंगल में आपने 1 इधर लिखा तो 1 और 1 इधर लिखा, तो फिर आपने 1 2 1 लिखा, 1 2 1 लिखा, फिर 1 3 3 1 लिखा, फिर आपने 1 4 6 4 1 लिखा, फिर आपने 1 5 10 10 5 1 लिखा, फिर आपने 1 6 15 20 15 6 1 लिखा, फिर आपने 1 7 21 35 35 21 7 1 लिखा। ये आपका पास्कल ट्रायंगल बन गया। आपने हर बार क्या किया बच्चे? आपने किसी भी कॉम्बिनेशन को जब इसके अगले कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा, तो आपको उसके नीचे का कॉम्बिनेशन इस तरीके से ये वाला आंसर मिला। मेरी बात को समझ रहे हैं बच्चे? गौर फरमाइएगा मेरी बात को ध्यान से, कि जब भी हमने दो कॉम्बिनेशन को जोड़ा, जब भी हमने दो कॉम्बिनेशन को जोड़ा, मान लीजिए बेटा ये वाले कॉम्बिनेशन को जोड़ा और ये वाले कॉम्बिनेशन को जोड़ा, तो मुझे इसके नीचे का कॉम्बिनेशन मिला बेटा, इसके नीचे का कॉम्बिनेशन मिला। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर व्हेनेवर, ये कौन सी वैल्यू है बेटा? ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी है 3C1 को अगर आप 3C2 के साथ जोड़ते हैं तो आपको आंसर पता है क्या मिलेगा बेटा? 4C2 मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? समझाइए इस बात को। देखो बेटा, ये वाली कौन सी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू आपके पास 3C1 थी। ये वाली वैल्यू कौन सी थी बेटा? ये वाली वैल्यू 3C2 थी। सर ये वाली वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली वैल्यू 4C2 हो गई। तो आप देख लो 3C1 कितना होता है बच्चे? 3C1 आपका 3 होता है,
3c2 कितना होता है, 3 होता है, 4c2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। लीजिए बराबर आ गया, लीजिए बराबर आ गया। यहाँ पर देखते हैं सर ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू मेरी है 6c2 के बराबर है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये 6c3 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 7c3 के बराबर है, होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहां से हम लोग बोलेंगे 6c2 को अगर मैं 6c3 के साथ जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 7c3 के बराबर आ जाएगा। ये पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूं, प्रॉपर्टी बेसिस पे लिखना चाहूं, तो प्रॉपर्टी बेसिस पे इसे क्या कहा जाता है कि सर NCR-1 को अगर हम NCR के साथ जोड़ते हैं तो हमारा आंसर N+1CR आ जाता है। दिस इज द डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। कोई सवाल है तो बच्चे पूछ सकते हैं। जल्दी से बताइए बेटा। अब इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे पूछा गया था, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि सर अगर मैंने 48c3 प्लस 49c4 48c4 सॉरी क्या चीज 48 नहीं, पहले कितना था बेटा, 49c3 प्लस 50c3 मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है बेटा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो आयुष अलावत जी, फॉर्मूला लिख लो। NCR-1 को जब मैं NCR के साथ जोड़ूंगा तो मेरा आंसर N+1CR आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया था सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि 48c3 को अगर मैं 49c3 के साथ जोड़ता हूं और फिर 50c3 के साथ जोड़ता हूं, 50c3 के साथ जोड़ता हूं, फिर 51c3 के साथ जोड़ता हूं, लास्ट में बेटा किसके साथ जोड़ देता हूं, लास्ट में मैं इसे 48c4 के साथ जोड़ देता हूं, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, इसका आंसर किसके बराबर आएगा। तो आप लोगों को आंसर करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सवाल था। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि सर क्या हो कि अगर मैं 48c3 को 48c4 के साथ पहले ऐड कर दूं तो ये दोनों जुड़कर बेटा क्या बन जाएंगे, ये दोनों जुड़कर 49c4 बन जाएंगे। बेटा कितना बन जाएगा, 49c4 बन जाएगा, है ना। फिर हम लोग कहेंगे सर ये जो 49c4 आया है इसको अगर मैं पूरा कॉपी कर देता हूं बचे हुए कॉम्बिनेशंस के साथ, बचे हुए कॉम्बिनेशंस के साथ अगर मैं कॉपी कर देता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर क्या हो कि मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसका आंसर सर 50c3 आ जाएगा, 50c4 आ जाएगा। तो 50c4 के साथ बेटा यहाँ पर 50c3 अलग है और 51c3 अलग है। क्या होगा सर कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो इससे आंसर आ जाएगा बेटा 51c4 आ जाएगा, और यहाँ पर 51c3 हमारे पास आएगा। क्या होगा सर अगर मैंने अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो अब इन दोनों का एडिशन आ जाएगा बेटा 52c4 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा का ऐसा। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। एवरीबॉडी क्लियर? यस, बच्चे आंसर कर रहे हैं 52c4 should be the right answer and exactly 52c4 is the right answer. चलिए अब मैं पास्कल ट्रायंगल के पास फिर से आपको ले जाता हूं और फिर से मैं आपको पास्कल ट्रायंगल से एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं बेटा। ये जो प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं बेटा, अब हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देख ली, ये प्रॉपर्टी देख ली, मैं इस प्रॉपर्टी को काट ही देता हूं क्योंकि ये गलत लिखा हुआ बेटा, बार बार आप लोगों को गड़बड़ी लगेगी। अब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी को भी समझ लिया, अब मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज समझनी है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी बेटा बड़े प्यार से, बड़े ही आराम से, बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी समझ सकते हैं। इसके लिए पास्कल ट्रायंगल को बनाकर देखिए बेटा, फिर से देखेंगे। यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल सर 1 और 1 से शुरू होगा, फिर 1 to 1 आ जाएगा,
फिर 1331